जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 14 दिसंबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने कॉर्नेल विश्वविद्यालय के साथ विश्व स्तरीय इंक्यूबेशन सेंटर बनाने के लिए MOU के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौता किया है अभी महाराष्ट्र की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसके लिए महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा कॉर्नेल महासृष्टि नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और इस समझौते के अंतर्गत महाराष्ट्र की जो सरकार है उसके द्वारा नवी मुंबई नामक जो स्थान है वहां पर एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जाएगा। इंक्यूबेशन सेंटर काम क्या करेगा? तो जो भी हमारे इंटरप्रेन्योर होते हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग कॉर्नेल विश्वविद्यालय के माध्यम से दी जाएगी। और कॉर्नेल विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो ये अमेरिका का एक विश्वविद्यालय है और अभी इसने महाराष्ट्र की सरकार के साथ में समझौता किया है। अब बात यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य की हुई है तो आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र की दो राजधानियां हैं। समर कैपिटल होती है मुंबई, जो कि विंटर में आ जाती है नागपुर में। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से। उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो ये आपको मुंबई में मिलेगा और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर आपको 5 टाइगर रिजर्व भी मिलेंगे। एक हमारा बोर है, नावेगांव नगजीरा है, तडोबा अंधेरी है, मेलघाट है और है सह्याद्री। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। रामसर स्थलों की बात करते हैं तो नंदूर मदमेश्वर नाम का पहला रामसर स्थल इसी साल मिला था और लोनार झील को भी अब महाराष्ट्र के रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। तो इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। और इस वीडियो की जो PDF है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है KV गुरुजी, जहां से आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में किस खिलाड़ी को WTA प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? तो यहां पर चुना गया है सोफिया केनिन को। किसे? सोफिया केनिन को यहां पर WTA के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सोफिया केनिन ये अमेरिका की एक टेनिस खिलाड़ी हैं और इस वर्ष का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट हुआ था उसके महिला एकल के खिताब की विजेता रही थी सोफिया केनिन और इसीलिए इनको यहाँ पर WTA के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। और आपको ध्यान रखना है इग स्वितेक का नाम भी। इनका नाम आपको 2 कारणों से ध्यान रखना है। पहला कारण तो ये है कि इस बार का जो फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट हुआ था उसके महिला एकल का खिताब जीता था इग स्वितेक ने और अभी WTA के द्वारा इनको मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। तो दोनों खिलाड़ियों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। और बात करते हैं वुमेन टेनिस एसोसिएशन की तो इसका मुख्यालय आपको अमेरिका के सेंट पीटर्सबर्ग में मिलेगा। ध्यान रखिएगा, सेंट पीटर्सबर्ग तो आपको रसिया में भी मिलेगा, लेकिन ये अमेरिका का सेंट पीटर्सबर्ग शहर है जहां पर आपको WTA का मुख्यालय मिलेगा। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने जगनन्ना जीवा क्रांति योजना को लॉन्च किया? तो ये जो योजना है इसे लॉन्च कर दिया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब ये योजना है क्या? तो पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आंध्र प्रदेश के जो CM हैं जगन मोहन रेड्डी, उनके द्वारा 1869 करोड़ की राशि के साथ में भेड़ और बकरियों के वितरण के लिए, यानी कि जो राज्य में भेड़ और बकरियां हैं उनके वितरण के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। योजना है क्या? तो इस योजना के अंतर्गत OBC कैटेगरी, SC और ST कैटेगरी की जो भी 45 से 60 वर्ष आयु की महिलाएं हैं उनको यहाँ पर भेड़ और बकरियों को दिया जाएगा, जिससे वह इनका पालन पोषण कर सकें और अपनी जीविका को आगे बढ़ा सकें। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो CM है आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने गाय और भैंसों के वितरण के बारे में भी घोषणा की है, जिससे राज्य में डेयरी सेक्टर को और इम्प्रूव किया जाए। तो ध्यान रखेंगे, जगनन्ना जीवा क्रांति योजना आंध्र प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो राजधानी अमरावती में है। हालांकि 3 राजधानियां यहां पर प्रस्तावित हैं। राज्यपाल हैं BB हरिचंदन और यहां के CM है जगन मोहन रेड्डी। उच्च न्यायालय आपको अमरावती में मिलेगा, जिसके मुख्य न्यायाधीश है JK माहेश्वरी। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में
इनमें से किस संगठन के द्वारा 10वें वैश्विक खेल सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया? तो फिक्की के द्वारा अभी 10वें वैश्विक खेल सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि जो हमारे देश के खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने इसे संबोधित किया है। और इसी दौरान किरण रिजिजू के द्वारा ये घोषणा की गई कि जो भी हमारे रिटायर्ड स्पोर्ट के प्लेयर हैं उन सभी के लिए हमारे पूरे देश में 1000 खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर बनाए जाएंगे। तो ये जो सेंटर होंगे यहाँ पर जो हमारे पूर्व खिलाड़ी हैं वह अन्य खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देंगे जिससे वे अपनी आजीविका को चला सकें। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि सेवानिवृत्त खिलाड़ियों के लिए मुख्य रूप से 1000 खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर बनाए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में इंडस उद्यमिता वैश्विक सम्मेलन 2020 का वर्चुअली आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया हैदराबाद में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो ये TGS 2020 सम्मेलन था इसका आयोजन किया गया हैदराबाद में, और हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं MV नायडू जी, यानी कि एम वेंकैया नायडू जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। थीम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस बार की थीम थी एंटरप्रेन्योरशिप 360, यानी कि उद्यमिता 360 इस वर्ष की थीम थी। और इस दौरान माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो संस्थापक हैं बिल गेट्स जी, उनको यहाँ पर TIE आजीवन उपलब्धि पुरस्कार दिया गया, यानी कि TIE लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है बिल गेट्स को। वहीं पर आपको ध्यान रखना है FC कोहली का नाम, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, इनको भी यहाँ पर आजीवन उपलब्धि सेवा पुरस्कार दिया गया, यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया FC कोहली को। आयोजन किसने किया? तो अमेरिका की एक एजेंसी है जिसका नाम है इंडस एंटरप्रेन्योर्स, इसके द्वारा यहाँ पर इंडस उद्यमिता वैश्विक सम्मेलन 2020 का वर्चुअली आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस देश में रोड निर्माण, सीवरेज ट्रीटमेंट और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए $448 मिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट को मंजूरी दिया है? तो ये मंजूरी दी गई है उज्बेकिस्तान देश के लिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो अभी हमारे देश के जो PM हैं नरेंद्र मोदी, और उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है शौकत मिरोमोनोविच, क्या नाम है? शौकत मिरोमोनोविच, इन दोनों की सह अध्यक्षता में दोनों देशों के बीच में पहली बार एक बायलैटरल वर्चुअल समिट का आयोजन किया गया। किसके बीच में? PM नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिरोमोनोविच के बीच में। तो इस दौरान दोनों देशों के बीच में 9 समझौते हस्ताक्षरित किए गए, और उसी दौरान यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई कि 4 प्रोजेक्ट उज्बेकिस्तान में भारत के द्वारा चलाए जाएंगे, और उन प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार के द्वारा $448 मिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट को भी दिया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी भारत सरकार ने यहाँ पर यह भी आश्वासन दिया है कि दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है उसको हम लोग आगे आने वाले कुछ वर्षों में $1 बिलियन तक पहुँचा देंगे। उज्बेकिस्तान की बात करते हैं तो मध्य एशिया का यह एक देश है। राजधानी आपको ताशकंद में मिलेगी और मुद्रा यहाँ की है सोम। तो लोकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा उज्बेकिस्तान, जो कि कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के साथ में अपनी सीमा को साझा करता है। अगला प्रश्न है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक मलायन जायंट गिलहरी की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो ये कमी होगी 90% की, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो अभी हमारे यहाँ पर जो ZSI है उसके द्वारा एक सर्वे कराया गया, और सर्वे के दौरान ये पता चला कि जो प्राकृतिक आवास होते हैं मलायन जायंट गिलहरी के, उनमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है, और इसके कारण आने वाले कुछ वर्षों में यानी कि वर्ष 2050 तक इनकी जो संख्या है उसमें 90% की कमी हो जाएगी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी अगर हम लोग ब्लैक जायंट स्क्वायरल, जिसे हम लोग मलायन जायंट स्क्वायरल के नाम से भी जानते हैं, यह हमारे उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। उत्तरी पूर्वी राज्य जैसे कि हमारा असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो इन सब राज्यों में ये मिलती है। इसके अलावा इनकी कुछ संख्या आपको पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलेगी। IUCN स्टेटस की बात करते हैं तो
तो नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में इनको रखा गया है। ZSI की बात करते हैं तो हमारे पर्यावरण मंत्रालय के अधीन यह एक निकाय है। इसका मुख्यालय आपको कोलकाता में मिलेगा और निदेशक इसके हैं डॉक्टर कैलाश चंद। और इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वह आपके यूपीएससी या फिर जो स्टेट पीएससी के एग्जाम होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो लोग भी यूपीएससी या स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे होंगे उनको इस प्रश्न के बारे में जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस संगठन के द्वारा भारत के पहले LGBT प्लस इंडिया वर्कप्लेस इक्वालिटी इंडेक्स टॉप एम्प्लॉयर्स 2020 रिपोर्ट जारी किया गया? तो ये रिपोर्ट जारी किया है इन 4 संस्थाओं ने मिलकर के। पहली संस्था है केशवपुरी फाउंडेशन, दूसरी है प्राइड सर्कल, तीसरी है स्टोनवेल फाउंडेशन और चौथी है फिक्की। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये रिपोर्ट है क्या? तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो भी हमारे LGBT समुदाय के लोग हैं उनको जो भी कंपनियां हैं भारत की उनके द्वारा वर्क प्लेस पर किस प्रकार का व्यवहार उनके साथ में किया जाता है। तो रिपोर्ट में यह बताया गया कि इनके साथ जो व्यवहार होता है वह बहुत सारी कंपनियों में बहुत ही अच्छा है और इस आधार पर कंपनियों को अवार्ड भी दिया गया। तो गोल्ड अवार्ड मिला है, उसके अलावा सिल्वर अवार्ड भी दिया गया और ब्रॉन्ज अवार्ड भी यहाँ पर कंपनियों को दिया गया है। तो आप फिलहाल के लिए ध्यान रखेंगे कि भारत का जो गोदरेज समूह है और यूके की हिंदुस्तान यूनिलीवर है उनको यहाँ पर LGBT समुदाय को वर्क प्लेस पर इक्वालिटी देने के लिए विशेष गोल्ड पुरस्कार दिया गया है। तो बस आप इतना यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में किस धर्म के लोगों के शीतकालीन रोशनी के त्यौहार हनुक्का की शुरुआत हुई है? तो हनुक्का फेस्टिवल की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह आपके यहूदी समुदाय के लोगों का प्रमुख त्यौहार है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हनुक्का की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका मुख्य रूप से अर्थ होता है सैक्रिफाइस यानी कि समर्पण, और ये मुख्य रूप से हिब्रू कैलेंडर का जो किस्लेव मंथ होता है उसके 25वें दिन शुरू होता है। 8 दिनों तक ये त्यौहार चलता है और ये मनाया जाता है यहूदी समुदाय के लोगों के द्वारा। तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में किस राज्य की विधानसभा ने गौ हत्या विरोधी एक कानून को पास किया? तो ये कानून पास कर दिया है कर्नाटक राज्य की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब अगर हम लोग इस बिल की बात करते हैं तो बिल का नाम है कर्नाटक प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रिवेंशन ऑफ कैटल बिल, यानी कि यहाँ पर जो गाय या इसके साथ साथ अन्य चौपाएं हैं उनके वध के ऊपर राज्य की सरकार के द्वारा रोक लगाया गया है। विधानसभा में ये तो पास हो चुका है, विधान परिषद में पास होने के बाद में राज्यपाल इस पर अपनी मंजूरी देंगे और उसके बाद में ये कानून बनेगा। अब इस कानून को लेकर के कर्नाटक में थोड़ा सा विवाद भी हो गया है। विवाद के पीछे का कारण ये है कि जो यहाँ पर बिल के भीतर कैटल की डिफिनीशन रखी गई है उसमें गाय के साथ साथ बैलों को भी शामिल किया गया है, भैंस भी शामिल है, इसके अलावा जो हमारे अन्य बछड़े होते हैं उनको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। तो इसी को लेकर के यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद में विवाद भी हुआ है। कर्नाटक राज्य की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको बेंगलुरु में मिलेगी। राज्यपाल हैं वाजूभाई वाला, मुख्यमंत्री यहाँ के हैं BS येदियुरप्पा। उच्च न्यायालय भी आपको बेंगलुरु में ही मिलेगा और मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका। टाइगर रिजर्व आपको कई सारे मिलेंगे जैसे कि डांडेली अंसी है, भद्रा है, बांदीपुर है, बिलीगिरी रंगनाथ है और आपके पास में है नागरहोल। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में किस देश की मारा गोमेज विश्व की पहली महिला ट्रांसजेंडर फुटबॉल खिलाड़ी बनी है? तो मारा गोमेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये खिलाड़ी हैं अर्जेंटीना की। कहाँ की? अर्जेंटीना की ये खिलाड़ी हैं, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि मारा गोमेज जो कि अर्जेंटीना की फुटबॉल खिलाड़ी हैं वह फुटबॉल मैच खेलने वाली विश्व की पहली महिला ट्रांसजेंडर बन गई हैं। और अर्जेंटीना की बात हुई है तो आपको याद ही होगा कि यहाँ के एक महान फुटबॉल खिलाड़ी थे जिनका नाम था डिएगो माराडोना। उनका अभी हाल ही में निधन हुआ है और उन्हीं के नाम पर इटली में जो नेपोली है वहाँ पर एक स्टेडियम का नाम भी बदला गया है। अगला प्रश्न है, DRDO के किस लैब द्वारा डिजाइन 5.56 इंटू 30 mm JCPC कार्बाइन का सफल परीक्षण किया गया? तो यह एक प्रकार की गन है और इसके डिजाइन को तैयार किया है ARDE ने। किसने? ARDE के द्वारा इसके डिजाइन को तैयार किया गया है।
अब इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये DRDO की एक लैब है जिसका पूरा नाम है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, और इसी के द्वारा भी जॉइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन का निर्माण किया गया है और इसी का परीक्षण अभी हुआ है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि ये जो हमारी बंदूक है, यानी कि ये जो हमारी कार्बाइन नाम की गन है, इसका निर्माण किसने किया है, तो डिजाइन तो तैयार की थी ARDE ने, और इसे बनाया गया है कानपुर की स्मॉल आर्म फैक्ट्री के द्वारा। तो उसके द्वारा इस गन का निर्माण किया गया है। अब अगर हम लोग इस गन की बात करते हैं तो 100 मीटर की इसकी रेंज है, यानी कि 100 मीटर की दूरी में आप किसी टारगेट को इसके द्वारा हिट कर सकते हैं। और यह जो गन है वह 1 मिनट में 700 राउंड फायर कर सकती है। कितनी? 1 मिनट में 700 राउंड फायर कर सकती है। तो ध्यान रखेंगे आप इस प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? तो सिप्री, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की। तो इन्हीं के द्वारा अभी एक रिपोर्ट जारी की गई है और रिपोर्ट में यह बताया गया कि हथियारों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश है अमेरिका। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब यहां से आपको 2-3 पॉइंट के बारे में याद रखना है, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है तो आप कहेंगे अमेरिका। अगर आपसे यह पूछा जाए कि हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है, यानी कि इंपोर्टर कौन सा है, तो उस स्थिति में आपका उत्तर होगा सऊदी अरब। वहीं पर हथियारों को दूसरे देशों में भेजने के मामले में या बेचने के मामले में चीन है दूसरे स्थान पे अमेरिका के बाद में, और भारत हथियारों को खरीदने के मामले में यहाँ पर रहा है दूसरे स्थान पे। ये आप ध्यान रखेंगे। रिपोर्ट में यहाँ पर यह बताया गया कि जो दुनिया की टॉप 25 कंपनी है इसमें चीन की कुल 4 कंपनियां शामिल हैं। और अगर हम लोग इन 25 कंपनी की बात करते हैं तो इनके द्वारा वर्ष 2019 में $361 बिलियन के हथियारों की बिक्री की गई, जो कि 2018 की तुलना में 8% अधिक रहा है, वह इस रिपोर्ट में बताई गई। दुनिया की अगर हम लोग सबसे बड़ी हथियारों की कंपनी की बात करते हैं तो वह आपके अमेरिका की है लॉकहीड मार्टिन। क्या नाम है? लॉकहीड मार्टिन। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जो खिताब है इसे जीत लिया है मैक्स वर्स्टप्पन ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बस आप ये ध्यान रखेंगे कि बेल्जियम के फार्मूला 1 रेसन है मैक्स वर्स्टप्पन, जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं और ये यहाँ पर आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स के विजेता रहे हैं। फिनलैंड के खिलाड़ी हैं वाल्टेरी बोटास, जो कि मर्सिडीज के चालक हैं, ये रहे हैं दूसरे स्थान पर। और यूके के लुइस हैमिल्टन, ये भी मर्सिडीज के प्लेयर हैं, ये यहाँ पर रहे हैं तीसरे स्थान पर। और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था एक भारतीय खिलाड़ी के बारे में जिसने जो हमारे बहरीन में ग्रैंड प्रिक्स हुआ था, फार्मूला 2 रेस हुई थी, उसको जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। तो उनका नाम आप नीचे कमेंट में बताएंगे। तो ये हमारे मेन प्रश्न रहे। अब आइए कुछ एडिशनल प्रश्नों के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इजराइल के साथ में अपने राजनयिक संबंधों को स्थापित करने वाला मोरक्को अरब क्षेत्र का चौथा देश बन गया है, यानी कि इस वर्ष का ये चौथा देश बना है जिसने इजराइल के साथ में अपने संबंधों को सामान्य किया है। अब आप पहले ये ध्यान रखेंगे कि राजनयिक संबंधों को स्थापित करने का मतलब होता है कि मोरक्को के द्वारा अब इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दी गई। अभी तक मोरक्को नाम का जो देश है वह यह नहीं मानता था कि दुनिया में इजराइल नाम का भी कोई देश एग्जिस्ट करता है। तो चौथा देश कैसे बना? पहला देश यहाँ पर बना था UAE, और इसके और इजराइल के बीच में अब्राहम अकॉर्ड कराया था डोनाल्ड ट्रंप ने। तो पहला था UAE। उसके बाद में दूसरा देश कौन था? तो दूसरा देश बना था बहरीन। तीसरे देश की अगर हम लोग बात करते हैं तो तीसरा देश था सूडान, और अब चौथा देश बन गया है मोरक्को। तो ये हमने बात कर ली है 2020 में जिन्होंने संबंधों को स्थापित किया है। अगर हम लोग ओवरऑल कंट्रीज की बात करते हैं तो पहला देश यहाँ पर था इजिप्ट। कौन? मिस्र हमारा पहला देश था। उसके बाद में दूसरा देश था जॉर्डन, और फिर आता है इन 4 देशों का नंबर। तो ओवरऑल ये छठा देश बना है और 2020 का ये चौथा देश बना है जिसने इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दी है। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब का दौरा करने वाले हमारे सेना प्रमुख भारत के पहले सेना प्रमुख बन गए हैं। तो ध्यान रखेंगे मनोज मुकुंद नरवणे जी पहले भारतीय सेना प्रमुख बन गए हैं जिन्होंने इन दोनों देशों का दौरा किया है।
उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो यहाँ पे थारू नाम की जनजातियां निवास करती हैं उनके लिए एक योजना को लॉन्च किया गया है। तो योजना है क्या? तो योजना में ये बताया गया है कि मान लीजिए अगर कोई टूरिस्ट उत्तर प्रदेश में विजिट करता है तो थारू जनजातियों का जो ट्रेडिशनल प्लेस है वहाँ पर भी वह लोग विजिट कर सकते हैं। तो ये योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। वैसे अगर हम लोग थारू जनजातियों की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो बहराइच है, बलरामपुर जिला है, पीलीभीत है, वहाँ पर ये जनजातियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। और चेन्नई सिटी फुटबॉल क्लब ने सत्य सागर को सिंगापुर के अकबर नवाज के स्थान पे अपना अगला मुख्य कोच नियुक्त किया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि चेन्नई सिटी फुटबॉल क्लब के द्वारा सत्य सागर को अपना अगला हेड कोच नियुक्त किया गया है। कल मैंने आपसे पूछा था कि दिसंबर 2020 में किस देश ने अपने सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने की घोषणा कर दी है? तो ये घोषणा कर दी है न्यूजीलैंड की सरकार ने। किसने? न्यूजीलैंड की सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है कि 2025 तक हम अपने यहाँ के सार्वजनिक क्षेत्र को न्यूट्रल बना देंगे। इसके अलावा यहाँ पर जलवायु आपातकाल की भी घोषणा की गई है। तो ये यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। बाकी प्रियंका राधाकृष्णन, इनका नाम तो आपको पता ही होगा, जो कि भारतीय मूल की हैं और न्यूजीलैंड में अभी मंत्री बनी हैं। और ये प्रश्न केबीसी में भी अभी पूछा गया था। आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप बताएंगे। इसके अलावा क्या कोई विश्व स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी समुद्री दिवस होता है? अगर हाँ तो वो कब मनाया जाता है उसके बारे में भी आप नीचे कमेंट में बताएंगे। जो हमारे रिवीजन की सीरीज चल रही है उसके आज हम लोग पार्ट 6 को डिस्कस करेंगे। तो वह वीडियो शाम को 5 बजे आपको मिल जाएगी, तो उसे देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।